डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में चौपाल 2026 का आयोजन। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत आयोजन में सीएम धामी ने शिरकत की। युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता पर दिया जोर। चंपत में 50 लाख की ब्लड सेपरेशन यूनिट का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। कहा, ब्लड यूनिट से मरीजों को समय पर मिलेगा रक्त। बोले, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर सरकार का जोर। देहरादून के पटेल नगर फायरिंग पर सियासी घमासान तेज। सरकार पर विपक्ष हमलावर। कानून व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। देहरादून नर्सिंग भर्ती परीक्षा विवाद में अभ्यर्थियों ने लगाए अनियमितताएं और पैसे के लेन देन के आरोप। उठाए जांच की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। पहली खबर, देहरादून में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल 2026 का आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और स्थानीय उद्यमियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। चौपाल के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों, सरकारी योजनाओं और उद्यम स्थापित करने से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई। वहीं अधिकारियों और विशेषज्ञों ने युवाओं को उद्यम शुरू करने, सरकारी सहायता का लाभ उठाने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के जरिए राज्य के स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। जिला चिकित्सालय चंपावत में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का गुरुवार को लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस यूनिट से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को जरूरी रक्त घटक समय पर मिल सकेंगे। वहीं चंपावत जिले में पहली बार यह सुविधा शुरू की गई, जिससे मरीजों की दूसरे जिलों पर निर्भरता कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला चिकित्सालय में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी तैयार किया गया है। इसके अलावा सिटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत सुविधा पर लगातार काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नई यूनिट से गंभीर और आपातकालीन मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। समारोह में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता मौजूद रहे। देहरादून के पटेल नगर में बीते दिनों आपसी विवाद के चलते हुई खुलेआम फायरिंग के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। लेकिन इस घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि पुलिस के आला अधिकारी अगर सरकार के हित साधने से व्यस्त रहेंगे तो ऐसी घटनाएं आम होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 9.5 साल में भाजपा सरकार ने प्रदेश को माफियाओं का प्रदेश बना दिया। लगातार गैंग वॉर, चेन स्नैचिंग, चोरी की वारदातें सामने आ रही है। सरकार ऑल इज वेल का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि बीते दिन हुई फायरिंग का मामला व्यक्तिगत दुश्मनी का है, इसमें कानून व्यवस्था पर सवाल उठना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और उपद्रव करने वाले को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा।
रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के दौरान पात्र मतदाताओं के नामों पर दर्ज आपत्तियों को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। आपको बता दें, रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन भेजकर आपत्तियों की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि रानीखेत दुर्भाग्यवान और बिना पर्याप्त सत्यापन के पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष अरुण रावत ने दावा किया इसी बीच कि बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों की ओर से प्रारूप 7 में आपत्तियां दर्ज कर कई लोगों के नाम हटाए गए। कांग्रेस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 का हवाला देते हुए जानबूझकर झूठी या भ्रामक आपत्तियां दर्ज कराने वाले पर कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं मतदाता दानिश ने भी नाम हटाए जाने का आरोप लगाया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। रानीखेत में और यहाँ कुछ लोगों द्वारा हमारे नाम काटे गए हैं, जिसमें बीजेपी के भरत भूषण का नाम आया है। हम चाहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि हमें भी वोट देने का अधिकार। शासन द्वारा भी एसआईआर का कार्य किया जा रहा था, जिसमें सभी मतदाताओं का नामों को दाखिल किया जा रहा था, लेकिन हमें ज्ञात हुआ है कि बीजेपी द्वारा कुछ उनके पदाधिकारियों द्वारा एसआईआर के बाद प्रारूप 7 के फॉर्म में आपत्तियां दर्ज की, जिसमें से कई लोगों के नाम हटाए गए हैं। लोकतंत्र में हमें मताधिकार का अधिकार है, लेकिन फिर भी किसी विशेष वर्गों को याद करते हुए इन लोगों ने नाम को हटाया है और कई युवा ऐसे हैं जिनको वोटों से वंचित करने की इनकी कोशिश की गई है। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी मीडिया रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, चुनाव के दौरान मीडिया मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एआईसीसी की ओर से प्रदेश में 5 को-आउंटेडेट्स की टीम नियुक्त की गई है। इन को-आउंटेडेट्स का मुख्य काम प्रदेश कांग्रेस की मीडिया कमेटी के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करना है। एआईसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से मिलने वाले दिशा निर्देश को प्रदेश स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना और जनता से जुड़े सवालों को मीडिया के माध्यम से सामने लाना है। इसके साथ साथ प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों से जुड़े मुद्दों पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ब्रीफिंग और अन्य कम्युनिकेशन गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो वहाँ मीडिया मैनेजमेंट के लिए जो है एआईसीसी की तरफ से कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और उत्तराखंड के लिए भी पंकुड़ी पाठक जी के साथ 4 जो है कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। बेसिकली इनका काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन का होता है। जो मीडिया कमेटी होती है प्रदेश की, उस कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी एआईसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के निर्देश होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे कि जनहितों के मुद्दों को लेकर के, भाजपा की जन विरोधी नीतियों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेटर्स जो होंगे वो जा करके और वहां का जो एक मीडिया मैनेज होगा, क्योंकि चुनाव में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, रुड़की के महानगर कैंप कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि देश के निर्माण में राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर क्रांति को बढ़ावा देने, युवाओं को आगे लाने और पंचायत राज एक्ट लागू करने की दिशा में बड़ी सोच के साथ काम किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय राजीव गांधी जी की जयंती है और इस देश के निर्माण में, कंप्यूटर क्रांति लाने में, युवाओं को आगे बढ़ाने में, पंचायत राज एक्ट लागू करने में उनकी बड़ी सोच थी। आज जो देश कंप्यूटर क्रांति में अग्रिम पायदान पर है, इसका सारा श्रेय राजीव जी को जाता है। उन्होंने युवाओं की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की मतदान के लिए, और देश में उन्होंने पावर सेंटर को जो है उसे गांव तक पहुंचाया।
गांव में तमाम प्रधान को, क्षेत्र पंचायतों को, जिला पंचायतों को एक ग्रामीण भारत की सरकार देने का। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चंपावत पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ 19 अगस्त 2026 को थाना मनसबा पुलिस ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र और प्रमुख आवागमन स्थलों पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सीमा से आने जाने वाले वाहनों, पैदल यात्रियों और उनके सामान की गहनता से जांच की गई। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के साथ उनका सत्यापन भी किया गया। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों और आवागमन पर विशेष नजर रखते हुए सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। चलिए रुक करते हैं अगली कुछ अहम खबरों की ओर। बढ़ते हैं देहरादून की ओर, जहां एक बार और हलचल तेज हो गई है। देहरादून में 25 जून, 25 जुलाई और 26 जुलाई को आयोजित नर्सिंग भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद तेज हो गया है। नर्सिंग एकता मंच से जुड़े अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और पैसों की लेन देन के गंभीर आरोप लगाए। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि वो इस मुद्दे को लेकर पिछले करीब 8 महीनों से धरना दे रहे हैं और 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार उनके पास लेन देन से जुड़े कुछ साक्ष्य भी है। उनका दावा है कि चारू चंद्र जोशी नाम के एक व्यक्ति ने महिला अभ्यर्थी से नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 32 लाख रुपए की मांग की। ये रकम अलग अलग बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई और कुल लेन देन लगभग 35 लाख रुपए बताया जा रहा है। वहीं अभ्यर्थियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कंट्रोल किया जा रहा है तो एमआर सीट खाली छोड़िए या भर के छोड़िए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, हम लोगों को बहुत पहले से ये मालूम था कि इस भर्ती में इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता सबूत उस समय मौजूद नहीं थे और हमने कहा था कि आने वाले समय में जब हमारे पास कुछ चीजें आएंगी हम जरूर मीडिया के सामने लेके आएंगे। और अब हम चाहते हैं कि जब तक इस भर्ती की पूर्ण रूप से जांच ना हो जाए तब तक आपने किन योग्य अभ्यर्थियों को अंदर लाना चाह रहे थे वो हम देखना चाहते हैं। ये समझ ये चीजें रखी कि भाई आज प्रदेश में ये हालत है कि यहाँ पर आप देखोगे सीबीआई जांच हम लोगों ने करवाई और सीबीआई का अता पता नहीं है, वो हमने उनके समक्ष रखा। हमने कहा कि एक जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी वहां से पेपर बाहर आ जाता है और बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा बाहर आ जाता है, तो वो तमाम चीजें रखी। राहुल गांधी ने उसको सुना और आज फिर देखिए आज फिर ये सारी चीजें हुई है। तो राहुल गांधी जी ने वो सुना। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष हैं। चंपावत के पार्टी विकास खंड के दुरुस्त नीलोटी गांव की 7 महिलाओं के समीप संशोधन को अवसर में बदलकर पूरे पहाड़ के लिए प्रेरणा बन गई है। आपको बता दें, पहले पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से होने वाली आमदनी बाजार तक पहुंचने के अभाव में कम रह जाती थी। वहीं ग्राम उत्थान परियोजना के सहयोग से इन महिलाओं ने मिलकर श्री भूमिया देवता स्वयं सहायता समूह बनाया और गाँव में आधुनिक सामूहिक डेयरी इकाई शुरू की। करीब 10 लाख रुपए की लागत वाली इस इकाई में परियोजना से 6 लाख का अनुदान, 3 लाख का बैंक ऋण और महिलाओं ने 1 लाख का अंशदान दिया है। वहीं आज यहां 7 गाय और 1 भैंस का वैज्ञानिक पालन होता है, जिससे रोजाना 45 से 50 लीटर गुणवत्ता दूध निकलता है। इस डेयरी की खास बात यह है कि उत्पादन से लेकर संग्रहण, गुणवत्ता जांच और विपणन तक पूरी जिम्मेदारी महिलाएं खुद संभाल रही है। निजा समूह की हर सदस्य आज हर महीने 15 से 20 हजार रुपए की समाजजनक आय कमा रही है। टनकपुर स्टेडियम में उभरी खेल प्रतिभाएं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना परीक्षा संपन्न हुई है। आपको बता दें, 8 खेलों में खिलाड़ियों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन। चंपावत के उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के बालक खिलाड़ियों की जिला स्तरीय चयन परीक्षा बृहस्पतिवार को स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर में आयोजित की गई। चयन प्रक्रिया में जिले भर से पहुंचे 160 उद्यमी खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का और शारीरिक दक्षता का साधारण प्रदर्शन किया। चयन परीक्षा में एथलेटिक्स में 55, फुटबॉल में 32, बॉक्सिंग में 19, हॉकी में 13, कराटे और बास्केटबॉल में 12-12, वहीं जूडो में 9 तथा ताइक्वांडो में 8 खिलाड़ियों ने प्रतिभा
भाग लिया। वहीं खिलाड़ियों की प्रतिभा का आकलन निर्धारित एवं मानकृत मानकों के आधार पर किया गया। इसके तहत 800 मीटर दौड़, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, मेडिसिन बॉल थ्रो, शटल रन और वर्टिकल जंप जैसी शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के माध्यम से खिलाड़ियों की गति, क्षमता और फिटनेस को परखा गया। खिलाड़ियों की तकनीकी मूल्यांकन के लिए फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, कराटे और ताइक्वांडो सहित विभिन्न खेलों के नियंत्रक मौजूद भी रहे हैं। चंपावत के कानाकोट के पास लोकहाट की ओर आ रही एक कार एम्बुलेंस को पास देने के दौरान अनियंत्रित होकर लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। आपको बता दें, हादसे में कार चालक विद्युत कर्मी कमल सिंह और बिहार के राज मिस्त्री बबूल चौधरी की मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और गहरी खाई से दोनों घायलों को निकालकर सड़क तक ले आए। वहां से उन्हें लोकहाट अप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने परिजनों को हर संभव मदद कर भरोसा दिलाया। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जैसा कि हमें आपदा प्रबंधन से कॉल आया था थोड़ी देर पहले कि एक कानाकोट से लोहाघाट की तरफ एक ऑल्टो कार है जो है वो खाई में गिर गई है, इसमें कि 2 लोग घायल बताए गए थे। उसके बाद उनको 108 से यहाँ पे लोहाघाट अस्पताल लाया गया, तो उनके देखने से और ECG करने से पता चला कि वो दोनों ही ब्रॉडर थे। दोनों के जैसे कि कागज़ चेक किए गए तो उसमें एक बबलू चौधरी हैं जिनकी उम्र 38 वर्ष है और वो चंपारण बिहार के बताए जा रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो कमल बोरा हैं जो कि कानाकोट के बताए जा रहे हैं। दोनों ब्रॉडेड हैं, हॉस्पिटल में आने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से जुड़े लोगों के लिए राजधानी देहरादून में एक खास आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड फोटो फेयर 2026 का आयोजन 19 और 20 सितंबर को देहरादून में किया जाएगा। इस दोनों दिवस मेले में आधुनिक को कैमरा, लेंस, आधुनिक डिजिटल उपकरण और फोटोग्राफी की नवीनतम तकनीकों को देखने समझने का मौका मिलेगा। मेले में कैमरा इंडस्ट्री, कंप्यूटर तकनीक और स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग और अन्य प्रोफेशनल उपकरणों से जुड़ी कंपनियां अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों के मुताबिक ये फेयर सिर्फ प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहेगा, ये फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए सीखने, नई तकनीक समझने और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के सीधे संवाद करने का मंच भी बनेगा। उम्मीद है कि इस आयोजन से उत्तराखंड के फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स को अपने काम के लिए नई तकनीक और बेहतर अवसरों की जानकारी भी मिलेगी। मसूरी में उपराष्ट्रपति ने दिया सेवा भाव का मंत्र। IAS प्रशिक्षुक अधिकारियों प्रशिक्षण समापन समारोह, दूसरे चरण का समापन समारोह शुरू हो गया है। आपको बता दें, 2024 बैच के IAS अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्यनिष्ठा पर चलने की नसीहत दी गई है। वहीं टीम वर्क और तकनीकी अपनाने की भी अपील की गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण ने मसूरी स्थित LBSNNA में 2024 बैच के IAS प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण के दूसरे चरण के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने प्रशिक्षण पूरा करने पर अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सिविल सेवाएं देश के विकास और नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने की एक अहम भूमिका निभाती हैं। मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कमेटी मोटर मार्ग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें, बारिश के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से धंस गया है, जिससे मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। सड़क के ध्वस्त होने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण मार्ग की स्थिति और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। वहीं मौके पर सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है।
इसी के साथ साथ स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मार्ग का निरीक्षण कर यातायात बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसी के साथ साथ लगातार बारिश को देखते हुए लोगों ने इस मार्ग पर आवाजाही के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।